नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस मैराथन क्लास में हम लोग शिक्षण एवं शोध आवृत्ति से संबंधित उन सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में 2014 से 2021 तक में पूछे गए हैं। इसके साथ ही साथ उन सभी प्रश्नों को भी हल किया जाएगा जो हाल में यूपी व अदर स्टेट के एग्ज़ाम में शिक्षण एवं शोध आवृत्ति से पूछे गए हैं। आज की इस मैराथन क्लास का पहला प्रश्न है, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ये भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश में, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और लास्ट ऑप्शन है 9। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के समन्वय के लिए 7 क्षेत्रीय कार्यालय बताए हैं। ये 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं हैदराबाद पहला, दूसरा है पुणे, तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है भोपाल में, चौथा है कोलकाता में, पांचवा है गुवाहाटी में, छठा है बेंगलुरु में और 7वां है दिल्ली में। तो इस तरह भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 7। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है यह एक स्वायत्तशासी संस्था है, दूसरा है इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है, तीसरा है यह दिल्ली में स्थित है और चौथा है इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नीचे कूट दिए गए हैं, उसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कूट, पहला और तीसरा सही है, दूसरा है पहला और दूसरा, तीसरा है पहला, दूसरा और चौथा और लास्ट है दूसरा, तीसरा और चौथा। तब एक एक करके हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसको कहते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, 1994। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है, तो पहला सही हो जाएगा, जो उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य देखता है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है यह दिल्ली में स्थित है, तो यह दिल्ली में नहीं स्थित है, यह है बेंगलुरु में। तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। चौथा है इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो इसका कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, तो सही हो जाएगा पहला और दूसरा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है इसे 1956 के संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, दूसरा इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वयन का कार्य सौंपा गया है, तीसरा है इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियां प्राप्त होती हैं और लास्ट ऑप्शन है राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकारों से निधियां प्राप्त होती हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था, वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत इसे सांविधिक संगठन का दर्जा दिया गया था। 1956 के संसद के एक अधिनियम द्वारा यह उच्च शिक्षा के समन्वय
एवं उन्नति संबंधी कार्य करता है। इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियां प्राप्त होती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, जो इसमें से सत्य नहीं है वो है डी। राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकारों से निधियां प्राप्त होती हैं, ये गलत हो जाएगा। बाकी इसे 1956 के संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, सही है। स्थापना तो 53 में ही हो गई थी, 56 में इसे एक सांविधिक संगठन का दर्जा दिया गया था। इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया था, ये भी सही है। इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियां प्राप्त होती हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थीसिस शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं। पहला ऑप्शन है परिशिष्ट में, दूसरा है एक अलग अध्याय में, तीसरा है अंतिम अध्याय में और लास्ट ऑप्शन है मूल पाठ में ही। तो एक थीसिस में यानी जो एक शोध प्रबंध होता है में समस्याओं को सुलझाने के लिए चित्र एवं तालिकाओं का मूल पाठ में प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालयों को यह आज्ञा नहीं है। पहला क्या है, उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों को चलाना और उनमें डिग्री प्रदान करना। दूसरा है किसी उच्च शिक्षा के संस्थान को संबद्ध करना। तीसरा है यूजीसी की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह या देश में या विदेशों में कैंपस खोलना। और लास्ट है दूरस्थ शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना दूरस्थ कार्यक्रमों को चलाना। तो यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालयों को यह आज्ञा नहीं है कि यूजीसी की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश में या विदेश में कैंपस खोलना। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय, पहला ऑप्शन है केवल शिक्षण तथा शोध कार्य करते हैं, दूसरा है महाविद्यालयों को संबद्ध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं, तीसरा है शिक्षण एवं शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं, चौथा है केवल शोध को प्रोत्साहन देते हैं। तो भारत में जो अधिकतर विश्वविद्यालय हैं वो महाविद्यालयों को संबद्ध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा होता है, राज्य सरकारों द्वारा होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है और लास्ट ऑप्शन है निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा होता है। तो भारत के अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधी शैक्षणिक कार्यक्रम दर्शाता है। पहला ऑप्शन है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दूसरा है यूनिवर्सिटी या पुणे, तीसरा है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और लास्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। तो भारत में जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है वो अपने निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधी शैक्षणिक कार्यक्रम को करता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगर बात की जाए इग्नू की, तो इग्नू की स्थापना हुई थी सितंबर 1985 में, इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। पहला ऑप्शन है FIACS द्वारा, दूसरा है प्रणाली विश्लेषण द्वारा, तीसरा है रेटिंग स्केल द्वारा और लास्ट ऑप्शन है SST द्वारा। तो शिक्षण के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है FIACS द्वारा। FIASC का पूर्ण रूप है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। इस तकनीक को डॉक्टर नेड एस फ्लेडर ने विकसित किया था। यह प्रणाली शिक्षकों के मौखिक व्यवहार को मापती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षण के लिए
क्या क्या अपेक्षित है? पहला ऑप्शन है निदान, दूसरा है उपचार, तीसरा है निदेश और लास्ट ऑप्शन है प्रतिपुष्टि। नीचे दिए गए कूट दिए गए हैं, उसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो अच्छे शिक्षण के लिए अपेक्षित है निदान, उपचार, निदेश तथा प्रतिपुष्टि। अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षक को उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनाना चाहिए। छात्रों की विषय संबंधी कठिनाइयों की पहचान करके इसका उपचार करना तथा आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए उनसे प्रतिपुष्टि प्राप्त करना आदि अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक तत्व हैं। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन की विशेषता क्या क्या है? पहला है यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। दूसरा है यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। तीसरा है यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। और लास्ट ऑप्शन है यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, दूसरा है दूसरा और चौथा, तीसरा है पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट ऑप्शन है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसमें अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है, ये गलत हो जाएगा। यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है, सही है। यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है, यह भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। तीसरा है यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है, यह भी विशेषता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। इसलिए सही आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छा शिक्षक वह है जो उपयोगी सूचनाएं देता है, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, तीसरा है विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है और लास्ट ऑप्शन है छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो एक अच्छा शिक्षक वह होता है जिसका अध्यापन अर्थात शिक्षण का तरीका इस प्रकार हो कि इससे छात्रों में अधिक से अधिक सीखने की प्रवृत्ति बढ़े और विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेने लगे। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि शिक्षक का कार्यक्रम केवल उपयोगी सूचनाएं देना, लिखित संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों को स्पष्ट करना एवं मुद्रित नोट्स इत्यादि प्रदान करके पाठ्यक्रम पूर्ण करना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों में सीखने के प्रति सभी प्रकार से दिलचस्पी उत्पन्न करना भी होता है, ताकि छात्र स्वाध्याय द्वारा भी शिक्षा में बढ़ोतरी कर सके। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं। पहला ऑप्शन है परिवार में होंगी, दूसरा है समाज में होंगी, तीसरा है शिक्षक से होंगी और लास्ट ऑप्शन है राज्य से होंगी। तो शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी ही अधिक अपेक्षाएं संस्थान के शिक्षकों से बढ़ेंगी, क्योंकि शिक्षण संस्थान शिक्षक ही छात्रों की समस्याओं की पहचान, उपचार तथा निर्देश प्रदान करते हैं। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई शोधकर्ता इस अध्याय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किसी शोध का उदाहरण होगा। पहला ऑप्शन है यह आधारभूत शोध का उदाहरण होगा, दूसरा है क्रियानिष्ठ शोध, तीसरा है व्यवहारिक शोध और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह आधारभूत शोध यानी मौलिक शोध, जिसे कहते हैं बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जो आधारभूत शोध या फंडामेंटल रिसर्च होता है वो तात्कालिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए किया जाता है, जबकि व्यवहारिक शोध सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज,
दूसरा है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, तीसरा है समस्या की पहचान और लास्ट ऑप्शन है समस्या का समाधान ढूंढना। तो शोध प्रक्रिया में प्रथम चरण समस्या की पहचान होती है। समस्या की पहचान के उपरांत ही शोध प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है? पहला है क्रमबद्ध क्रिया, दूसरा है वस्तुनिष्ठ अवलोकन, तीसरा है प्रयोग एवं त्रुटि और चौथा है समस्या समाधान। तो वस्तुनिष्ठ अवलोकन शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक नहीं है, इसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है। पहला ऑप्शन है उद्देश्यों का कथन, दूसरा है आंकड़ों की व्याख्या, तीसरा है शोध उपकरण का चयन और लास्ट ऑप्शन है आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो शोध कार्य करते समय इन चरणबद्ध प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले होगा विषय अथवा समस्या का चुनाव, उसके बाद होगा साहित्य का पूर्वावलोकन, फिर होगा परिकल्पना का निर्माण। तो शोध करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है आंकड़ों का एकत्रीकरण। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होती है जिसका आधार होता है। पहला ऑप्शन है केवल प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा है केवल द्वितीयक आंकड़ा, तीसरा है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक शोध, दूसरा है मूलभूत शोध, तीसरा है विवरणात्मक शोध और लास्ट ऑप्शन है प्रयोगात्मक शोध। तो जोड़ तोड़ सदैव प्रयोगात्मक शोध का भाग होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रयोगात्मक शोध में निकटवर्ती और दूरवर्ती प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि मूलभूत शोध में नए सिद्धांतों का निर्माण अथवा पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जाता है। विवरणात्मक शोध में ज्यों का त्यों वर्णन किए उसका विवरण कर दिया जाता है, इसलिए जोड़ तोड़ सदैव भाग होता है प्रयोगात्मक शोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रद्द या नल हाइपोथेसिस है। पहला ऑप्शन है जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो, दूसरा है शोध परिकल्पना के समान, तीसरा है प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ और लास्ट ऑप्शन है जब चरों के बीच भिन्नता हो। तो शून्य या रद्द या नल हाइपोथेसिस तब बनाते हैं जब चरों के मध्य कोई भिन्नता न हो। इसमें किसी घटना के बारे में कई वर्ग परीक्षण से सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यदि वर्ग का वास्तविक मूल्य वर्ग के टेबल मूल्य से अधिक होता है तो परिकल्पना अस्वीकार कर दी जाती है, परंतु यह मूल्य यदि कम होता है तो शून्य परिकल्पना स्वीकार कर ली जाती है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा एक जो नल हाइपोथेसिस है जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? पहला ऑप्शन है सुविधानुसार प्रतिदर्श, दूसरा है कोटा प्रतिदर्श, तीसरा है निर्णय प्रतिदर्श और लास्ट ऑप्शन है स्तरबद्ध प्रतिदर्श। तो जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है या स्तरबद्ध प्रतिदर्श है वो संभाव्यता पर आधारित होती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ एपीए के अनुसार लिखे गए हैं? पहला है शर्मा वी 2010 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैकग्रा हिल, दूसरा है शर्मा वी 2010 फंडामेंटल
ऑफ साइंस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैकग्रा हिल। तीसरा है शर्मा 2010 वी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैकग्रा हिल। और लास्ट है शर्मा वी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली 2010 टाटा मैकग्रा हिल। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ यानी एपीए के अनुसार सही तरीके से लिखा गया है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जो एपीए स्टाइल होती है उसमें सर्वप्रथम टाइटल आता है, जैसे इसमें आया है शर्मा, फिर नाम, उसके पश्चात ब्रैकेट में वर्ष आता है, जैसे इसमें लिखा है 2010। उसके बाद पुस्तक का नाम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, फिर स्थान जहाँ से वो प्रकाशित हो रही है, उसके पश्चात प्रकाशन का नाम, जैसे प्रकाशन है टाटा मैकग्रा हिल। वर्तमान में ब्रिटिश प्रणाली की तुलना में ये जो एपीए स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य प्रपंच शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। पहला ऑप्शन है गुणात्मक शोध की, दूसरा है प्रसरण के विश्लेषण की, तीसरा है सहसंबंध के अध्ययन की, और लास्ट ऑप्शन है संभाविता के प्रतिचयन की। तो जो फिनोमिनोलॉजी है या दृश्य प्रपंच शास्त्र है या घटना विज्ञान है, ये शब्द गुणात्मक शोध की प्रक्रिया से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है। पहला है प्रभाव गुणक, दूसरा है एच इंडेक्स, दूसरा है जी इंडेक्स, और तीसरा है 110 इंडेक्स। तो किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता उसके प्रभाव गुणक, जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रियापरक शोध, दूसरा है दार्शनिक शोध, तीसरा है अनुप्रयुक्त शोध, और लास्ट ऑप्शन है ऐतिहासिक शोध। तो ऐसी समस्याओं को जिन्हें हम मौलिक शोध से अध्ययन नहीं कर पाते हैं या उन्हें समझ नहीं पाते हैं, उन्हें हम व्यवहारिक अनुप्रस्थ या जिसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च इंग्लिश में से समझते हैं। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अनुप्रस्थ शोध या अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च या अनुप्रस्थ शोध में मौलिक शोध के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध का मुख्य ध्येय क्या है। पहला ऑप्शन है साहित्य की समीक्षा करना, दूसरा है पहले से ज्ञात का सारांश करना, तीसरा है अकादमिक उपाधि या डिग्री प्रदान करना, और लास्ट है नए तथ्यों की खोज करना तथा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या, रिसेंट उसका एक्सप्लेनेशन करना। तो यही जो है शोध का मेन ध्येय हो जाएगा, नए तथ्यों की खोज करना तथा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक कार्यशाला होती है। पहला किसी विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन, दूसरा किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक, तीसरा है किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं, और लास्ट है एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया। तो जो एक कार्यशाला होती है वो एक छोटे से ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल तथा तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो, इसे कार्यशाला कहा जाएगा। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है, वह कहलाता है। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक शोध, दूसरा है आनुभविक शोध, तीसरा है प्रत्यात्मक शोध, और लास्ट ऑप्शन है मौलिक शोध। तो जो क्रियात्मक शोध है वो तात्कालिक समस्याओं के समाधान करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। है शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है। पहला ऑप्शन है ईमानदारी, दूसरा है व्यक्तिपरकता, तीसरा है न्याय निष्ठा,
और लास्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता। तो जो शोध नैतिकता है वो सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिनिष्ठता को शामिल नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन जो बी जो है वो सही हो जाएगा। शोध नैतिकता में ईमानदारी को शामिल किया जाता है, न्याय निष्ठा को शामिल किया जाता है, वस्तुनिष्ठता को शामिल किया जाता है, सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिनिष्ठता को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का उपकरण निम्नांकित में से क्या है? पहला ऑप्शन है रेखा चित्र ग्राफ, दूसरा है दृष्टांत, तीसरा है प्रश्नावली और लास्ट ऑप्शन है आरेख। तो बोगार्डिस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। यह एक उपकरण है जिसको विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची है। तो शोध का उपकरण जो निम्नलिखित में से है वो है प्रश्नावली। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध पत्र, पहला ऑप्शन है किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है, दूसरा है लेखक द्वारा माना गया मूल सोच निहित होता है, तीसरा है समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है, लास्ट ऑप्शन है एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। तो जो एक शोध पत्र में समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसंरचना निम्नलिखित में से किसमें शोध की एक लोकप्रिय विधि है? पहला ऑप्शन है मौलिक विज्ञान, दूसरा है अनुप्रयुक्त विज्ञान, तीसरा है समाज विज्ञान और लास्ट ऑप्शन है साहित्य। तो जो विसंरचना है यानी डीकंस्ट्रक्शन वो दार्शनिक एवं साहित्यिक विश्लेषण का एक रूप होता है जो सैद्धांतिक रूप से 1967 में जैक्स डेरिडा के वर्क ऑन ग्रामेटोलॉजी से उत्पन्न होता है। तो इस तरह विसंरचना साहित्य से संबंधित शोध की एक लोकप्रिय विधि है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध है, पहला है अनुप्रयुक्त शोध, दूसरा है तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध, तीसरा है देशांतरी शोध और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो जो क्रियात्मक शोध में तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु शोध किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध है, पहला बार बार खोज करना, दूसरा है किसी समस्या का समाधान ढूंढना, तीसरा है किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना शोध कहलाता है। पीवी यंग एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक प्रत्यय है जिसमें तार्किक और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके नए तथ्यों की जानकारी की जाती है और उनके बीच कैसे संबंध हैं इसका विश्लेषण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है वास्तविक परिस्थितियां प्रदत्त के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, दूसरा है प्रदत्त शब्दों या चित्रों का रूप ग्रहण करते हैं, तीसरा है मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना और लास्ट ऑप्शन है अनुसंधानकर्ता प्रघटना से संबंधित स्थिति वर्तमान या भूत में निमग्न हो जाता है। तो अगर बात की जाए गुणात्मक अनुसंधान की, तो इसकी संकल्पना जर्मन दार्शनिक एडमंड हुर्सल ने वर्ष 1913 में प्रकाशित अपनी पुस्तक आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोलॉजी में प्रस्तुत किया है। अब अगर बात की जाए गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता की, तो इसमें वास्तविक परिस्थितियां प्रदत्त के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, ये इसकी विशेषता है। प्रदत्त शब्दों या चित्रों का रूप ग्रहण करते हैं, ये गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। तीसरा है मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना, ये गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता है। लास्ट है अनुसंधानकर्ता प्रघटना से संबंधित स्थिति वर्तमान तथा भूत में निमग्न हो जाता है, ये भी सही है। तो जो इसमें से विशेषता नहीं है वो बी हो जाएगा, प्रदत्त शब्दों या चित्रों का रूप ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है? पहला ऑप्शन है शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध। दूसरा है संवादात्मक संभाषण कार्यशाला। तीसरा है संगोष्ठी पत्र लेख। लास्ट है सम्मेलन और संगोष्ठी पत्र। तो शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध में अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित होता है, क्योंकि इसे विस्तृत रूप से किसी एक चयनित समस्या के समाधान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसकी रेंज विस्तृत होती है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शोधार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? पहला है परिचर्चाओं की विधि में। दूसरा है युग्मित वार्ता सत्र की विधि में। तीसरा है विचारवेश सत्र की विधि में। और लास्ट ऑप्शन है परियोजना विधि में। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक परिचर्चा विधि का प्रयोग करके शिक्षार्थियों की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाता है। परिचर्चा विधि छात्रों के मनोकूल होने के कारण छात्रों की उसमें स्वतः रुचि बन जाती है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी निरंतर बनी रहती है। इसलिए ऑप्शन ए परिचर्चा विधि जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? पहला है विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर। दूसरा है छात्रों की अभिरुचि के आधार पर। तीसरा है छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। और लास्ट ऑप्शन है कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर। तो शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अधिगम परिणाम न केवल शिक्षण प्रभावकारिता का सही मूल्यांकन करते हैं, अपितु पूरी शिक्षण व्यवस्था को वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? पहला ऑप्शन है डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। दूसरा है शोधकर्ताओं का सम्मेलन। तीसरा है कार्यशाला एवं संगोष्ठी। चौथा है संवाद परक प्रस्तुतियाँ। तो जो डॉक्टरेट यानी पीएचडी स्तरीय शोध पत्र प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र प्रारूप की रेंज जो है वो विस्तृत होती है, जबकि शोधकर्ताओं का सम्मेलन, कार्यशालाओं, संगोष्ठी तथा संवाद परक प्रस्तुतियों की रेंज सीमित होती है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। नेक्स्ट है, किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों की तथा छात्रों के प्रतिभाग को अवृद्धि करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रथम अनुसंधान के किस प्रकारता से संबंधित है? पहला है मूल्यांकन अनुसंधान। दूसरा है मौलिक अनुसंधान। तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान। और चौथा है व्यवहारिक अनुसंधान। तो किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों की प्रतिभा को अवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। तो प्राचार्य का यह प्रयास क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाने की सार्थक कोशिश करता है। कक्षा शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षण पाठ्यक्रम में विकास तथा छात्रों के व्यवहार संबंधी अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? पहला है विमर्श प्रेक्षण योजना निर्माण क्रियान्वयन। दूसरा है योजना निर्माण क्रियान्वयन प्रेक्षण विमर्श। तीसरा ऑप्शन है योजना निर्माण विमर्श प्रेक्षण क्रियान्वयन। और लास्ट ऑप्शन है क्रियान्वयन प्रेक्षण योजना निर्माण तथा विमर्श। तो क्रियात्मक अनुसंधान में सोपानों का सामान्य अनुक्रम होता है। सर्वप्रथम एक योजना का निर्माण किया जाता है, तो BC अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद योजना निर्माण के पश्चात क्रियान्वयन संबंधी विभिन्न पक्षों पर ध्यान दे करके प्रेक्षण यानी निरीक्षण कार्य संपादित होता है। इसमें अनुसंधान कार्य में इन कार्यों की समाप्ति के बाद विमर्श का स्थान आता है। तो सबसे पहले योजना निर्माण, फिर क्रियान्वयन, उसके पश्चात प्रेक्षण और लास्ट में विमर्श। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा।
अगर आपको पता है कि हाँ योजना निर्माण क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण है तो ए और डी गलत हो जाएगा। उसके पश्चात अगर आपके पास कोई एक प्लानिंग है तो आप उसको क्रियान्वयन करेंगे, तो इस तरह सी भी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा बी। योजना निर्माण क्रियात्मक क्रियान्वयन प्रेक्षण और विमर्श क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों का सामान्य अनुक्रम है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? पहला है देश की सामाजिक व्यवस्था से, दूसरा है समाज की आर्थिक स्थिति से, तीसरा है विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से और लास्ट ऑप्शन है शैक्षणिक व्यवस्था से। तो शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। किसी देश की शैक्षणिक व्यवस्था जितनी उन्नत व जीवन प्रक्रम से संबंधित होगी, अधिगम प्रक्रिया उतनी ही सुंदर व सजीव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है? पहला है समस्या स्थापन, दूसरा है उसके साथ ही साथ विश्लेषण शोध, अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, प्रदत्त एकत्रीकरण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निरूपण। दूसरा ऑप्शन है शोध, अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, समस्या स्थापन, प्रदत्त विश्लेषण, निष्कर्ष निरूपण तथा प्रदत्त एकत्रीकरण। तीसरा ऑप्शन है समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध, अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। लास्ट ऑप्शन है समस्या स्थापन, प्रतिदर्श, प्रदत्त एकत्रीकरण, उपकरणों के बारे में निर्णय करना, परिकल्पना निर्माण, शोध साक्ष्य का संकलन तथा निर्वचन। तो आपको पता होगा कि अनुसंधान चरणों में सबसे पहले आता है समस्या स्थापन, तो किस किस ऑप्शन में है? बी हट जाएगा, बच रहा है पहला, तीसरा और चौथा। समस्या स्थापन के पश्चात आता है परिकल्पना निर्माण। परिकल्पना निर्माण किसमें दिया हुआ है? दूसरा चरण किसी में भी नहीं, इसलिए एक बच रहा है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले समस्या स्थापन होता है, फिर परिकल्पना का निर्माण होता है, उसके पश्चात शोध अभिकल्प का विकास तीसरा, फिर प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है? पहला ऑप्शन है यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, दूसरा है यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, तीसरा है वैकल्पिक एवं नल दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सकता है, था लास्ट ऑप्शन है वैकल्पिक एवं नल दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। तो जो नल परिकल्पना है जिसे शून्य परिकल्पना भी कहते हैं, प्रश्नानुसार केवल नल परिकल्पना ही वह परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना है जिसकी सहायता से अनुसंधानकर्ता चरों के मध्य कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, केवल नल परिकल्पना ही है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। यह अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? पहला ऑप्शन है निर्धारण मापनी, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है प्रश्नावली तथा चौथा है अनुसूची। एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है तो उसे अध्ययन हेतु प्रश्नावली उपकरण को वरीयता देनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्नावली उपकरण के पश्चात अनुसूची व साक्षात्कार का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है तो कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? पहला है व्यष्टि अध्ययन पद्धति, दूसरा है प्रायोगिक पद्धति, तीसरा है कार्योत्तर पद्धति, चौथा है सर्वेक्षण पद्धति। तो एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर
पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है तो इसके लिए उपयुक्त होगी कार्योत्तर पद्धति, जिसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? पहला है मौलिक शोध, दूसरा है व्यवहारिक शोध, तीसरा है क्रियात्मक शोध और लास्ट ऑप्शन है प्रायोगिक शोध। तो जो क्रियात्मक या एक्शन रिसर्च है उसमें मौजूदा स्थितियों में सुधार पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्रियात्मक शोध में अनुसंधान कार्य करते समय आने वाली समस्याओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है यह ज्ञान को सत्य के रूप में पहचानता है, दूसरा है यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है, तीसरा है यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है और लास्ट ऑप्शन है इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। तो जो अनुसंधान है, अनुसंधान केवल ज्ञान की खोज मात्र नहीं है अपितु यह दीर्घकालिक सघन और सदृश अनुसंधान है। सहभागी अनुसंधान जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है जो लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? पहला है सारणियों और आंकड़ों की सूची, दूसरा है विषय सारणी, तीसरा है अध्ययन के निष्कर्ष और लास्ट ऑप्शन है ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। तो एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट के अंत में कुछ विषय वस्तुओं को शोध कार्य में जोड़ना पड़ता है, जिसके अंतर्गत ग्रंथ सूची और परिशिष्ट को शामिल किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ सूची में शोध अनुसंधान के लिए लिए गए स्रोतों का विवरण होता है, जबकि परिशिष्ट में उपयोगी विषय वस्तुओं को शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते? पहला है शोध प्रारूप, दूसरा है स्वत्वाधिकार या कॉपीराइट, तीसरा है पेटेंट नीति और चौथा है डाटा शेयरिंग नीति। तो शोध प्रारूप में शोध प्रारूप हेतु शोध के आचार संबंधी मानकों का दिशा निर्देश शामिल नहीं होता है, क्योंकि आचार संहिता कोई कानून नहीं होता अपितु यह एक उत्तरदायित्व होता है जिसका अनुसंधानकर्ता नैतिक रूप से पालन करता है, परंतु उल्लंघन करने पर दंड भी दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है? पहला है शोध प्रबंध के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से, दूसरा है गुणात्मक तथा मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से आंकड़ों के विश्लेषण से, तीसरा है शोध के समग्र को परिभाषित करने से और लास्ट है साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। तो शोध नैतिकता का संबंध शोध कार्यों में नैतिकता या नैतिक मूल्यों के पालन से है, जिसका अनुसंधानकर्ता जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करता है ताकि शोध कार्य में वैधता, सत्यापन एवं नवीनता का समावेश हो सके। शोध अनुसंधानकर्ता मौलिक एवं नवीन निष्कर्षों की स्थापना भी शोध कार्य के दौरान ही करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर ज़्यान प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? पहला है मौलिक अनुसंधान, दूसरा है प्रायोगिक अनुसंधान, तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान और चौथा है मूल्यांकन अनुसंधान। तो ज़्यान प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर दिया, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य किसी प्रणाली में तात्कालिक संशोधन या सुधार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है? पहला है समस्या का प्रस्तावित समाधान,
दूसरा है समाधान के परिणामों को निगमित करना, तीसरा है समस्या की स्थिति को अनुभूत करना तथा कठिनाई की पहचान करना और समाधान का परीक्षण करना। बी ऑप्शन है समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान, उसकी परिभाषा परिकल्पना करना व प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण। तीसरा ऑप्शन है समस्या को परिभाषित करना, समस्या के कारणों की पहचान करना, समग्र को परिभाषित करना, प्रतिदर्श का चयन, आंकड़ों का संग्रहण और परिणामों का विश्लेषण करना। लास्ट ऑप्शन है कारण मूलक कारणों की पहचान करना, समस्याओं को परिभाषित करना, परिकल्पना बनाना, प्रतिदर्श का चयन, आंकड़ों का संग्रहण और सामान्यीकरण तथा निष्कर्षों तक पहुंचना। तो जो शोध पदों का जो क्रम होगा, जो वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ होगा, वो है समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, सबसे आप समस्या की पहचान होगी। उसके पश्चात वास्तविक समस्याओं की पहचान, फिर उसकी परिभाषा, फिर परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बी है, ये शोध पदों का क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है। नेक्स्ट है क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रक्रिया को इंगित करता है। पहला है गहन चिंतन करना, प्रेक्षण करना, नियोजन, क्रियान्विति। दूसरा है प्रेक्षण करना, क्रियान्विति, गहन चिंतन करना, नियोजन। तीसरा है क्रियान्विति, नियोजन, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना। और लास्ट ऑप्शन है नियोजन, क्रियान्विति, प्रेक्षण करना और गहन चिंतन करना। तो जो क्रियात्मक शोध है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अपनी कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं का आकलन करता है तथा बेहतर कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं की खोज करता है, जिसकी सहायता से अनुसंधानकर्ता कक्षा शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर करते जाता है। क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रवृत्ति को इंगित करने वाला क्रम होगा, सबसे पहले नियोजन आएगा। इसमें सबसे पहले किसी में नियोजन नहीं है, ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी अपने आप सही हो जाएगा। नियोजन, नियोजन के पश्चात क्रियान्विति, फिर प्रेक्षण करना और लास्ट में है गहन चिंतन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है। पहला है शोध सारांश को तैयार करना, दूसरा है संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना, तीसरा है शोध सम्मेलन में भागीदारी और लास्ट ऑप्शन है कार्यशाला में भागीदारी। तो जो कार्यशाला या वर्कशॉप है में भागीदारी से सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन दोनों अवयवों के संपोषण की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि कार्यशाला में संपादित कार्यक्रम अधिगमकर्ता की सृजनशीलता की अभिवृद्धि करते हैं, साथ ही अपने भौतिक परिवेश की वस्तुओं का समीक्षात्मक मूल्यांकन भी करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में से होता है। पहला है शोध पत्र लेख तैयार करना, दूसरा है संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन, तीसरा है शोध के लघु शोध प्रबंध में और चौथा है कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। तो शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो शोध के लघु शोध प्रबंध में होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। फर्क केवल चरों के मध्य होता है, जहां शोध प्रबंध में चरों की संख्या अधिक होती है, वहीं दूसरी ओर लघु शोध प्रबंध में इसकी संख्या कम होती है। इन दोनों की प्रक्रिया समान होती परंतु दोनों का प्रारूप समान, दोनों की प्रक्रिया समान होती परंतु दोनों का प्रारूप समान नहीं होता है। शोध आंकड़ों का आवृत्ति विवरण जो आकार में सममित और सामान्य वितरण के समान हो परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो कहलाता है। पहला है विषम, दूसरा है मध्यक कुदी, तीसरा है तुंगक कुदी और लास्ट है छिपिटक कुदी। तो शोध आंकड़ों से संबंधित आवृत्ति विवरण जो आकार में सममित हो और सामान्य वितरण के समान हो परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो उसे कहते हैं तुंगक कुदी, तुंगक कुदी या लेप्टक कुटिक।
लैपटॉप को टिक। नेक्स्ट है सैंपलिंग केसेस का आशय है। पहला है सैंपलिंग में सैंपलिंग ढांचे का प्रयोग। दूसरा है शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान। तीसरा है शब्दशः शोधार्थी का ब्रीफ केस। और लास्ट है लोक समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग। तो सैंपलिंग केसेस से तात्पर्य लोगों अर्थात व्यक्ति समूहों, समाचार पत्रों, टेलीविज़न कार्यक्रम आदि की सैंपलिंग संग्रहण से है, जिसका उपयोग शोध व योजना निर्माण इत्यादि में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध डिजाइन क्या है। पहला है शोध संचालन का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित न हो। दूसरा है गुणात्मक या परिणात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प। तीसरा है वह शैली जिसमें आप अपनी शोध खोजों को प्रस्तुत करना चाहें, जैसे ग्राफ। चौथा ऑप्शन है आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। तो शोध डिजाइन एक ऐसा ढांचा है जिसे सामान्यतः शोध के समय शोध अनुसंधानकर्ता आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के लिए प्रत्येक स्तर पर निर्मित करता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। है एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है। पहला है विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणीय शुद्धियाँ। दूसरा है संदर्भों की सावधानीपूर्वक जांच। तीसरा है शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता। और लास्ट है स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश। तो एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है संदर्भों की सावधानीपूर्वक जांच, शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश, विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणीय शुद्धियाँ। ये अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें से कूट सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है। दूसरा है उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है। तीसरा है शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं। चौथा है प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है। पांचवा है अन्य शोधों के साक्ष्यों का सत्यापन करने की दृष्टि से शोध अध्ययन को आवृत्त्यात्मक रूप से निष्पादित किया जाता है। लास्ट है नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। नीचे कूट दिए गए हैं। पहला कूट है पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरा है दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा है दूसरा, चौथा और छठा। लास्ट है पहला, तीसरा और पांचवा। तो उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययन को उद्धृत करना, प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण करना एवं नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित करना शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए से इसमें से सही हो जाएगा उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत करना, प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण करना और नीति निर्माण नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित करना। ये तीनों यानी दूसरा, चौथा और छठा ये सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। शोध नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत करना, प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण करना और नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरा है वर्णनात्मक अनुसंधान, तीसरा है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरा है वर्णनात्मक अनुसंधान, तीसरा है प्रायोगिक अनुसंधान और लास्ट है कारणात्मक तुलनापरक अनुसंधान। तो प्रायोगिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि का अनुसंधान है जिसमें अनुसंधानकर्ता सदैव नवीन तथ्यों की खोज में प्रवृत्त रहता है, जिसके कारण इसके निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? पहला है मानकीकृत शोध उपकरणों की सहायता से प्रदत्त का संकलन, दूसरा है संभाव्य प्रतिदर्श तकनीक सहित प्रतिदर्श चयन का विकल्प, तीसरा है प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता और लास्ट है उच्च से निम्न व्यवस्थित साक्ष्यों सहित प्रदत्त संग्रहण। तो गुणात्मक शोध के प्रतिमान में प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता की विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा? पहला है खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना, दूसरा है इसमें पूरी तरह से डूबने से पहले मार्गदर्शी अध्ययन करना, तीसरा है विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना और लास्ट ऑप्शन है सैद्धांतिकता को भूलना चाहिए क्योंकि यह एक व्यवहारिक व्याख्या है। तो प्रत्येक शोध एक विशेष प्रकृति की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। यदि समस्या की प्रकृति सामाजिक है तो उसे हम सामाजिक शोध कहेंगे। जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा कि शोध अनुसंधानकर्ता शोध विषय के बारे में पूर्वाग्रह से मुक्त होकर खुले दिमाग से सोचें, जिससे विषय से संबंधित सभी पक्षों की जानकारी उसे हो सके। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएचडी शोध प्रबंध में अध्याय योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम क्या है? पहला है संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, दूसरा है भूमिका, तीसरा है अध्ययन का अभिकल्प, फिर है प्रदत्त विश्लेषण निर्वचन, निष्कर्ष और सामान्यीकरण, प्रस्तावित भावी अध्ययन और संदर्भ परिशिष्ट। दूसरा ऑप्शन है भूमिका, अध्ययन का अभिकल्प, प्रदत्त विश्लेषण, निर्वचन, सामान्यीकरण, निष्कर्ष और संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण और भावी अनुसंधान के लिए सुझाव और संदर्भ और परिशिष्ट। तीसरा ऑप्शन है भूमिका, संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, अध्ययन का अभिकल्प, प्रदत्त प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन, सामान्यीकरण और निष्कर्षों की रचना, भावी अनुसंधान के लिए सुझाव और संदर्भ और परिशिष्ट। लास्ट ऑप्शन है संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, संदर्भ, भूमिका, अध्ययन का विकल्प, प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन, निष्कर्षीकरण और सामान्यीकरण और भावी अनुसंधान के लिए सुझाव और परिशिष्ट। तो शोध प्रबंध तैयार करना एक आलोचनात्मक, सृजनात्मक तथा मनन स्तर का उत्तम कार्य है। पीएचडी शोध प्रबंध में अध्याय योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम है, सबसे पहले होगी भूमिका। तो भूमिका डी में नहीं है और ए में नहीं है, तो ए भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। फिर भूमिका के पश्चात आता है संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण। भूमिका, संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, संबंधित अध्ययनों के सर्वेक्षण के पश्चात अध्ययन का अभिकल्प, प्रदत्त प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन, सामान्यीकरण और निष्कर्षों की रचना, भावी अनुसंधान के लिए सुझाव और संदर्भ और निष्कर्ष। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? पहला है सामाजिक पहचान का, दूसरा है बाह्य निरर्थकताओं का, तीसरा है पूर्वाग्रही उदारता का और लास्ट है सामूहिक उग्रता का। तो कक्षा संप्रेषण आधार है सामाजिक पहचान का, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।
कक्षा संप्रेषण सामाजिक पहचान या सोशल आइडेंटिटी का आधार होता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी एक समूह के अनेक सदस्यों से संप्रेषण द्वारा जुड़ा होता है, जिसमें वह विभिन्न सामाजिक संदर्भों में सोचने एवं विचारने में सक्षम होता है। इस प्रकार के सामूहिक संप्रेषण में वह अपने व्यक्तित्व को राष्ट्रीय, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आधारों आदि के रूप में सोचता है। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? पहला है सानिध्य उपयोगिता अकेलापन, दूसरा है उपयोगिता गुप्तता तथा असंवादिता, तीसरा है गुप्तता असंवादिता तथा छल, लास्ट ऑप्शन है विषमता असंवादिता तथा विपथन। तो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन जिस कारक द्वारा प्रभावित होता है वो है सानिध्य या निकटता, कहीं कहीं निकटता दिया रहता है, निकटता, उपयोगिता तथा अकेलापन। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अर्थात दो व्यक्तियों या संप्रेषण में भाग लेने वालों में प्रायः निकटता पाई जाती है और अकेलापन उन्हें परस्पर संप्रेषण करने हेतु उत्प्रेरित करता है। उपयोगिता भी संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण कारक होती है, क्योंकि व्यक्ति संप्रेषण तभी करता है जब वह किसी न किसी उद्देश्य को पूर्ण करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? पहला है प्रत्ययकारी और विश्वासोत्पादक वार्ता, दूसरा है श्रोताओं की भागीदारी, तीसरा है सूचना का एक तरफा अंतरण और लास्ट है ग्रेपवाइन का रणनीतिक उपयोग। तो श्रोताओं की रणनीतिक भागीदारी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि श्रोताओं का प्रायः कम्युनिकेशन से एक निश्चित दूरी पर ही बैठे होते हैं एवं इस प्रक्रिया में शोरगुल को पूर्णतया रोका जाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। श्रोताओं की जो भागीदारी है वो प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। बाकी प्रत्ययकारी और विश्वासोत्पादकता वार्ता, सूचना का एक तरफा अंतरण और ग्रेपवाइन रणनीति का उपयोग ये प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण में भाषा होती है। पहला है वाचिक कूट, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, तीसरा है प्रतीकात्मक कूट और लास्ट है गैर वाचिक कूट। तो संप्रेषण में भाषा वाचिक कूट यानी वर्बल कोड द्वारा होती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत ध्वनि शब्द एवं वह भाषा प्रयुक्त होती है जो क्षेत्र विशेष एवं वहाँ की संस्कृति से संबद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है यदि इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य हैं, दूसरा इसके आधार वाक्य सत्य परंतु निष्कर्ष असत्य हैं, तीसरा इसके आधार वाक्य असत्य परंतु निष्कर्ष सत्य हैं और लास्ट है इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी सत्य हैं। तो एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है यदि इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निगमनात्मक तर्क चलता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क निम्नांकित में से किस पर आधारित है? पहला है प्रकृति की अखंडता, दूसरा है प्रकृति की एकता, तीसरा है प्रकृति की समरूपता और चौथा है प्रकृति की समरसता। तो आगमनात्मक तर्क प्रकृति की समरसता पर आधारित है, अर्थात घटनाओं के भविष्य क्रम भी एक समान ही चलते हैं यदि ये भूतकाल यानी विगत काल में भी वैसे ही चलते थे जैसे भौतिक घटित होते हुए देखा गया। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक संप्रेषण का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। पहला है अतिशयोक्ति के प्रयोग से, दूसरा है आवाज स्तर के परिवर्तन से, तीसरा है अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से और लास्ट है नज़र मिलाने से। तो कक्षा में एक संप्रेषण का विश्वास स्तर जो ट्रस्ट लेवल है वो नज़र मिलाने से निर्धारित होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। संप्रेषण द्वारा विषय वस्तु से ज्ञान के प्रति अपने आप में पूर्ण आत्मविश्वास जगता है तथा वह किसी प्रकार से अपनी जानकारी के प्रति संदेह नहीं रखता है। इसीलिए जो ट्रस्ट लेवल के लिए कक्षा में आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपनों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? पहला है निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा, दूसरा है साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबद्धता,
तीसरा है चयनात्मक ध्यान और लास्ट है चयनात्मक नैतिकता। तो कक्षा संप्रेषण में कुछ उद्दीपनों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा का आधार होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है, पहला है अप्रामाणिक, दूसरा है विवेचनात्मक, तीसरा है उपयोगितावादी और लास्ट है प्रतिरोधात्मक। तो शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः उपयोगितावादी होता है, अर्थात इसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की वही बातें बताई जाती हैं जिसके करने अथवा न करने से उत्तम परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को कक्षा किस रूप में समझा जाता है? पहला है शाब्दिक, दूसरा है अशाब्दिक, तीसरा है अवैयक्तिक और लास्ट है असंगत। तो कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन आदि को अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में समझा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है अभिग्रहण से, दूसरा है संचरण से, गैर विनियमन से और संदर्भ से। तो प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण उसके संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित होता है, जैसे भौतिक संदर्भ में वस्तुएं, आसपास का वातावरण या उससे संबंधित घटनाओं के बारे में संचार। इसी प्रकार यदि संदर्भ आंतरिक है तो इसमें भावनाएं यानी इमोशन, फीलिंग, विचार एवं संवेदनाएं आदि सम्मिलित रहती हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है, पहला है शारीरिक भाषा के रूप में, दूसरा है वैयक्तिक भाषा के रूप में, तीसरा है पराभाषा के रूप में और लास्ट है वितरण भाषा के रूप में। तो वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को पराभाषा के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। पराभाषा में गैर व्याख्यात्मक घटक जैसे इंटोनेशन, पिच, बोलने की गति, हिचकिचाहट, शोर, इशारा एवं चेहरे की अभिव्यक्ति आदि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है, पहला है व्यवस्थापन, दूसरा है समस्या उन्मुखीकरण, तीसरा है विचार प्रोटोकॉल और चौथा है मस्तिष्क चित्रण। तो विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग मस्तिष्क चित्रण कहलाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगर बात की जाए मस्तिष्क चित्रण की, तो मस्तिष्क चित्रण या माइंड मैपिंग उसे कहते हैं जिसमें किसी टॉपिक को कागज पर ग्राफिकल रूप में व्यक्त किया जाता है। मस्तिष्क चित्रण का प्रयोग विद्यार्थियों में अपने विचारों को संगठित एवं व्यवस्थित करके अध्ययन की ओर प्रवृत्त करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा में भाषेतर संप्रेषण के घटकों को चिन्हित कीजिए। पहला है मौखिक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक अंतर और बैठने की व्यवस्था, दूसरा है कथन की गति, अच्छी अनुभूति कारक और ध्वनिक, तीसरा है उच्च ध्वनि, वास्तविक परिवेश और अध्यापक शिक्षार्थी की दूरी और लास्ट है मौखिक अभिव्यक्ति, अंगगत संवेदन और वैयक्तिक स्पेस। तो कक्षा में भाषेतर संप्रेषण के घटकों में मौखिक अभिव्यक्ति, अंगगति संवेदन एवं वैयक्तिक स्थान सम्मिलित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा की स्थिति में संप्रेषण शब्दों में क्या होता है? पहला है प्रेरणा, विवाद, आत्मनिरीक्षण, दूसरा है विफथन, आलोचना और असंगत, तीसरा है फीकापन, असंगत और अस्वीकृत, लास्ट है शक्ति, संरचना और परंपरा। तो कक्षा की स्थिति में संप्रेषण शब्दों द्वारा शक्ति, संरचना, परंपरा की अभिव्यक्ति होती है। किसकी? शक्ति की, संरचना की और परंपरा की, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे कक्षा संप्रेषण के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने श्रोताओं के मनोभाव को समझें, शांति संकेत को समझें, कलात्मक विराम को समझें, प्रतितर्क को समझें। तो अच्छे कक्षा संप्रेषक के रूप में शिक्षक को
अपने कलात्मक विराम यानी आर्टफुल पॉजेस को समझना चाहिए, ताकि उस क्षण वह यह देख सके कि छात्रों में समझने का अशाब्दिक संकेत यानी नॉन वर्बल सिग्नल दिखाई पड़ रहा है या नहीं, क्योंकि बिना ऐसा किए लगातार बोलते जाना कक्षा के वातावरण को नीरस बना देगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कलात्मक विराम या आर्टफुल पॉजेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अच्छे कक्षा संप्रेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? पहला है नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। दूसरा है संवाद, सारांश और आत्मसमीक्षा। तीसरा है सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक आवृत्ति। चौथा है वैयक्तिक कथन, नज़र मिलाना और सरल वर्णन। तो प्रभावी संप्रेषण हेतु पूर्ण अव्यक्त देने वाले शब्दों का प्रयोग, आवश्यक एवं प्रभावी प्रतिक्रिया तथा विचारों एवं क्रिया का उचित प्रयोग संप्रेषणकर्ता द्वारा होना चाहिए, न कि सरल शब्दों तथा रक्षात्मक आवृत्ति का। रक्षात्मक आवृत्ति एक नकारात्मक पक्ष है जिसमें संप्रेषण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक होगा सरल शब्दों का प्रयोग, शांति प्रतिक्रिया तथा रक्षात्मक आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? पहला है उदासीन उग्रता। दूसरा है कूट लेखन यानी एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषता। तीसरा है बाह्य संकेत और लास्ट है कूट लेखक, कूटानुवादक, अनुबंध। तो भावबोधक संप्रेषण कूट लेखक, कूटानुवादक, अनुबंध द्वारा प्रेरित होता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला है दबाव और पीड़न, दूसरा है समर्पण, तीसरा है आमना सामना और लास्ट है अनुनय। तो विद्यार्थी मौखिक संचार में उत्कृष्ट होते हैं, वे बातें करते हैं और लगातार बातें करते चले जाते हैं। हम इस प्रकार की बातचीत को अनुनय या परसुएशन द्वारा एक रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने हेतु विद्यार्थियों को उत्प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है, पहला तटस्थता, दूसरा है प्रभुत्व, तीसरा है उदासीनता और चौथा है बोध। तो प्रभावी संचार विभिन्न परिस्थितियों में संवाद करने की क्षमता का पूर्वानुमान स्थापित करता है, अर्थात प्रभावी संचार में संचारक तथा ग्रहणकर्ता के बीच समझ या बोध की उपस्थिति का पूर्वानुमान कर लिया जाता है। इसलिए प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम संप्रेषक द्वारा अपनी प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? पहला है जटिल प्रश्न, दूसरा है नानुमिति, तीसरा है पुनरावर्ती पदबंध और लास्ट है सुगम पूर्वाभ्यास। तो एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण सुगम पूर्वाभ्यास करके ही प्रारंभ करता है, अर्थात प्रस्तुतिकरण से पहले संप्रेषण में आने वाली संभावित कठिनाइयों को पता लगाकर पहले ही दूर कर लेने से संप्रेषण की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? पहला है दृष्टिकोण स्थापित करके, दूसरा है विद्यार्थियों की अनभिज्ञता उजागर करके, तीसरा है सूचना भार में वृद्धि करके और लास्ट है उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके। किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता दृष्टिकोण स्थापित करके बढ़ाई जा सकती है, अर्थात विद्यार्थियों में विषय या टॉपिक के प्रति एक पूर्व दृष्टिकोण यदि पहले से बना लिया जाए तो वे संवाद के साथ जुड़ जाते हैं एवं इसे सुगमता से ग्रहण करने लगते हैं। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? पहला है जानना, दूसरा है समझना, तीसरा है विश्लेषण करना और लास्ट है मूल्यांकन करना। तो ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर मूल्यांकन करना होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। समाधानों एवं विधियों के बारे में इनकी उपयोगिता या मूल्य पर आधारित निर्णय लेना होता है। इसमें मानदंडों के
साथ साथ मानकों का उपयोग शामिल होता है, जिसके द्वारा यह मूल्यांकन किया जाता है कि विवरण कितना सटीक, प्रभावी तथा संतोषजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है? पहला है व्याख्यान, परिचर्चा और संगोष्ठी पद्धति। दूसरा है अंतरक्रियात्मक परिचर्चा, नियोजन व्याख्यान और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण। तीसरा है अंतरक्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें युग्मी चर्चा आधारित सत्र, विचारावेश प्रक्रिया और पुनर्योजनाएं अनुवर्ती रूप में हों। तथा लास्ट है व्याख्यान, प्रदर्शन और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण। तो शिक्षण की पद्धतियों के जो समन्वय होगा, जिसमें अधिगम के इष्टतम होने की संभावना होगी, वो है अंतरक्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें युग्मी चर्चा, विचारावेश प्रक्रिया और प्रोजेक्ट द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में इष्टतम परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रस्तुत किए जाते हैं? पहला है किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन करने के लिए। दूसरा है किसी पाठ्यक्रम हो प्रत्याशियों के चयन के लिए। तीसरा है सीखने वालों के सबल व दुर्बल पक्षों की पहचान के लिए। तथा लास्ट ऑप्शन है शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। तो उपलब्धि परीक्षण प्रायः शिक्षण के पश्चात सीखने अर्थात अधिगम की मात्रा के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के बिना छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का ठीक ठाक आकलन करना संभव नहीं होता है। इस प्रकार के परीक्षण से एक समूह में श्रेष्ठतम छात्रों के ज्ञान स्तर के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल की जा सकती है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपलब्धि परीक्षण प्रायः शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है। पहला है प्राधिकृत ज्ञान रखने वाले से परामर्श। दूसरा है निगमनात्मक तर्क। तीसरा है वैज्ञानिक चिंतन और लास्ट है आगमनात्मक तर्क। तो ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति वैज्ञानिक चिंतन को आधार बनाना है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। वैज्ञानिक चिंतन तार्किक आधार पर अवलंबित होता है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त ज्ञान की सत्यता की जांच भी क्रमबद्ध तरीके से की जा सकती है। यही कारण है कि वर्तमान में मनुष्य वैज्ञानिक चिंतन को अपनाकर अपना तीव्र विकास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की आवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है? पहला है भावनात्मक क्षेत्र से। दूसरा है ज्ञानात्मक क्षेत्र से। तीसरा है सहजातात्मक क्षेत्र से और लास्ट है मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से। तो शिक्षण की आवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है वह भावनात्मक क्षेत्र यानी अफेक्टिव डोमेन से संबंध रखती है। अर्थात यदि किसी शिक्षक को यह लगता है कि विद्यार्थी उस विषय में जिसे वह पढ़ाता है कम रुचि लेते हैं, तो शिक्षक में भी शिक्षण के प्रति उदासीनता का भाव विकसित हो जाता है। अर्थात शिक्षक पूर्ण प्रभावोत्पादकता के साथ शिक्षण नहीं कर पाता। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग पहला है कक्षा को गरिमा प्रदान करने के लिए। दूसरा है विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए। तीसरा है संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए और लास्ट है अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए। तो अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। पहला है अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन। दूसरा है अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता। था लास्ट है अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिरता। इसके साथ ही साथ लास्ट ऑप्शन है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। तो नैदानिक मूल्यांकन के अंदर विद्यार्थियों के उपलब्धि परीक्षण का केवल परिणाम ही नहीं प्राप्त किया जाता है, बल्कि उनकी कमियों एवं त्रुटियों का क्षेत्र कौन सा है इसे बताकर उसका निदान भी किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? पहला है व्याख्यान पद्धति, दूसरा है निदर्शन पद्धति, तीसरा है आगमनात्मक पद्धति और लास्ट है पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता निदर्शन पद्धति द्वारा संभव है। निदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन में किसी सिद्धांत से संबंधित कुछ क्रियाकलाप किए जाते हैं जिससे विषय सामान्य रूप से व्याख्यान किए जाने की तुलना में अत्यधिक दिलचस्पी पैदा करता है और विद्यार्थी सहभागी बनने हेतु उत्प्रेरित हो जाते हैं। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, निदर्शन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? पहला है स्मरण, दूसरा है बोध, तीसरा है परावर्तित और लास्ट है विभेदीकरण। तो विभेदीकरण शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर कौन है? स्मरण है, बोध है और परावर्तित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? पहला है शिक्षक का ज्ञान, दूसरा है कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती है, तीसरा है शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और लास्ट है अनुभव द्वारा सीखना। तो शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, शिक्षण संस्थान का वातावरण सिर्फ इस बात से संबंध रखा जाता है कि इसमें छात्र एवं शिक्षक किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से रहित शिक्षा की पवित्रता की ओर केंद्रित रहें तथा शिक्षक एवं अधिगम संबंधी आवश्यक गतिविधियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्रियों और मूल्यांकन प्रणालियों की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। पहला है अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आयु और निवास, दूसरा है अधिगमकर्ता के माता पिता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और संबंधित विषय के अधिगम में निष्पादन, तीसरा ऑप्शन है अधिगमकर्ता के विकास की अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत रुचि, लास्ट है अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियां। तो अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियां शिक्षण सामग्री की दक्षता को प्रभावित करती हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला है छात्रों की अधिगम उपलब्धियों का श्रेणीकरण, दूसरा है छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, तीसरा है छात्रों के निष्पादन ग्राफ का सत्यापन करना और लास्ट है शिक्षक की प्रभाविता की प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में विद्यार्थी के अधिगम स्तर का अंतिम परिणाम नहीं निकाला जाता, बल्कि यह सुधारात्मक मूल्यांकन होता है जिसमें विद्यार्थियों की त्रुटियों एवं कमियों को पहचान कर उन्हें शीघ्रता से दूर करने हेतु उपाय बताए जाते हैं तथा अध्ययन के उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाता है जहां अधिक त्रुटियां एवं कमियां रचनात्मक मूल्यांकन के दौरान पाई जाती थी। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, दूसरा है वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्य चर्चा बना सकते हैं, तीसरा है वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं तथा लास्ट है वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। अब एक को हम लोग देख लेते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्च प्रदर्शन करने वाले संस्थानों और विभागों को दी गई एक प्रकार की स्वायत्तता की स्थिति है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। एक डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं अपना पाठ्यक्रम, इससे संबंधित अपना कार्य निर्धारित कर सकता है और वे दाखिला शुल्क के विषय में स्वयं के दिशा निर्देश बनाकर इन्हें लागू कर सकते हैं तथा साथ ही साथ स्वयं ही डिग्री भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए सही आंसर हो जाएगा वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ चर्चा बना सकते हैं, दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं,
वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। यह कथन गलत है। तो सही हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? पहला है अर्ध संरचित, दूसरा है संरचित, तीसरा है विशेष और लास्ट है असंरचित। तो सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। यह एक व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ विधि है जिसके अनेक प्रकार हैं। उपर्युक्त विकल्पों में विशेष साक्षात्कार के प्रकारों में नहीं आता है, जबकि अर्ध संरचित, संरचित तथा असंरचित ये जो है साक्षात्कार के प्रकारों में आते हैं। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है श्री सी.डी. देशमुख, दूसरा है श्री कुमायन कबीर, तीसरा है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। विद्यालयों में शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा यूजीसी को एक सांविधिक संगठन बना दिया गया। वर्तमान में यूजीसी के जो चेयरमैन हैं वो हैं एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? पहला है मूल्यांकन करना, दूसरा है पहचान करना, तीसरा है क्रमबद्ध करना और लास्ट है उपचार करना। तो शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था क्रमबद्ध करना है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। पूर्व क्रिया अवस्था शिक्षण के चरण की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण नियोजन यानी टीचिंग प्लानिंग करता है। अध्यापक पढ़ाने से पहले शिक्षण नीतियाँ, उद्देश्यों का निर्धारण, अनुदेश आदि को क्रमबद्ध करता है। इस अवस्था में वह सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षण कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इसमें अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए चिंतन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक और लास्ट है गुजरात। तो शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। पहला है FIACS द्वारा, दूसरा है प्रणाली विश्लेषण द्वारा, तीसरा है रेटिंग स्केल द्वारा और लास्ट है SSST द्वारा। तो शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है FIACS प्रविधि द्वारा। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। इस तकनीक को डॉक्टर नेड एफ फ्लेंडर ने विकसित किया था। यह प्रणाली शिक्षकों के मौखिक व्यवहार को मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? पहला है थाईलैंड, दूसरा है जेनेवा, तीसरा है क्यूबा और लास्ट है श्रीलंका। तो सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 जो है वो हुआ था थाईलैंड में। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में
6 केंद्र खोले वे कब खोले गए? पहला है 1996-97, दूसरा है 1994-95, तीसरा है 1999-2000 और लास्ट है 2014-2015 में। तो भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने जो 6 केंद्र खोले हैं वो खोले गए थे 1994-95 में, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें यादृच्छीकरण नहीं किया जाता? पहला है अस्तरित न्यायादर्श, दूसरा है सोद्देश्य न्यायादर्श, तीसरा है बहुस्तर न्यायादर्श और लास्ट है व्यवस्थित न्यायादर्श। तो जो सोद्देश्य न्यायादर्श है इसमें यादृच्छीकरण नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की? पहला है गुजरात, दूसरा है उड़ीसा, या 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, तीसरा है दिल्ली और लास्ट है राजस्थान। तो भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की वो है दिल्ली। ऑप्शन सी जो है इस तरह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके आवृत्ति में, प्राप्त अंक में, उपलब्धि में और अनुभव में। तो शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन उसकी आवृत्ति में परिलक्षित होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया गया है। पहला है क्राथवोहल, दूसरा है हैरो, तीसरा है ब्लूम और लास्ट है माशिया। तो मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का प्रतिपादन ब्लूम ने किया है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ब्लूम ने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में इस वर्गीकरण को दर्शाया। इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैक का पूर्ण रूप क्या है? पहला है नेशनल असाइनमेंट एंड एक्रीडिटेशन कमेटी, दूसरा है नेशनल असेसमेंट एंड एकेडमिक काउंसिल, तीसरा है नेशनल अवार्ड एंड असेसमेंट कमेटी और लास्ट है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो नैक का पूर्ण रूप है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नैक भारत के उच्च शिक्षण एवं अन्य शिक्षण संस्थानों की आकलन तथा प्रत्यायन हेतु एक स्वायत्त संस्थान के तौर पर कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और नैक का अगर मुख्यालय की बात की जाए तो नैक का मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? पहला ऑप्शन है 17 अगस्त 1986, दूसरा है 24 जुलाई 1956, तीसरा है 24 जुलाई 1968 और लास्ट है 26 अगस्त 1853। तो 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी जो कोठारी आयोग 1964 से 68 की सिफारिशों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण है को जाना जाता है। पहला है यूजीसी केयर, दूसरा है इंसार्टस, दूसरा है स्वयं प्रभा और लास्ट है सक्षम। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गत्यात्मक पोर्टल सक्षम है जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? पहला है अवबोध स्तर, दूसरा है श्रवण स्तर, तीसरा है विमर्शीय स्तर और लास्ट है स्मृति स्तर। तो प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में श्रवण स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। जबकि शेष सभी शिक्षण के स्तर हैं। शिक्षण का स्तर वह है, शिक्षण का स्तर
वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षण को 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। पहला है स्मृति, दूसरा है अवबोध और लास्ट है तीसरा है विमर्शी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? पहला है ऐतिहासिक विधि, दूसरा है दार्शनिक विधि, तीसरा है सर्वेक्षण विधि और लास्ट है प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि अनुसंधान में शोध की एक ऐसी विधि है जिसमें कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए 2 स्थितियों को संतुलित करना होता है। पहला यह सिद्ध करना होता है कि यदि कारण है तो उसका प्रभाव होगा। यह स्थिति आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा। इन दोनों स्थितियों को संतुष्ट करने के बाद ही हम सही कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है प्रयोगात्मक विधि में। नेक्स्ट है, एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सा या से सही विशेषता है? पहला है संप्रत्यात्मक स्पष्टता, दूसरा है व्याख्या की परिच्छेदनीयता। नीचे दिए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है पहला केवल फर्स्ट, दूसरा है केवल दूसरा, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों और लास्ट है न तो एक न तो 2। तो परिकल्पना किसी शोध विषय का प्रारंभिक विचार होती है जिस पर प्रस्तावित अनुसंधान आधारित होता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा अच्छी परिकल्पना की विशेषता होगी संप्रत्यात्मक स्पष्टता और व्याख्या की परिच्छेदनीयता। सही कूट होगा पहला और दूसरा दोनों, सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? पहला है बस्ती, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा है देवरिया और लास्ट है कुशीनगर। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इस विश्वविद्यालय में किन्नर समुदाय के सदस्यों को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा एवं पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने की सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको गलत बताना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 एकदम सही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ये गलत है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1945 में। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी, एकदम सही है। लास्ट है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 1969, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इस तरह आज की इस मैराथन क्लास में हम लोगों ने पूरे 119 क्वेश्चन को डिस्कस किए। ये सभी क्वेश्चन पूर्व में या तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। विगत 2020, 21, 22 में यूपी या यूपी से बाहर कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस तरह आज की वीडियो में हम लोग 119 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से बाहर हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ इस 119 क्वेश्चन में उन सभी प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में शिक्षण एवं शोध आवृत्ति से पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो सेकेंड यूनिट है उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी जो है एक मैराथन क्लास फिर से तैयार की जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।